डेट आज 1 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डेटा डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी ये लॉन्च किया है डेटा डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क। ये सारा डेटा एक जगह इकट्ठा होगा। इसमें किसका? क्रिमिनल का डेटा होगा। जो अपराधी हैं या क्राइम करते हैं, कोई क्राइम का डेटा होगा। किसके पास होगा? किसने लॉन्च किया है ये? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ये एक ऑफिस है यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी मान लो। देखो, यूनाइटेड नेशन के बारे में तो आप सब लोग जानते हो, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1945 में इसको बनाया गया था ताकि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत ना आए। पूरे वर्ल्ड वाइड पीस एस्टेब्लिश करें, शांति स्थापित करें, तीसरा विश्व युद्ध ना हो किसी के बीच में, इसलिए बनाया था। इसकी बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी है और 6 इसके ऑर्गन है। ऑर्गन यानी कि हिंदी में बोलते हैं अंग। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो इसके 4 और हैं। ये 2 ऑर्गन है। इनमें से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसने कुछ मेंबर को मिला के एक कमेटी बनाई हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, यानी कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुछ सलाह देती है यूएनएससी को। तो इस कमेटी ने मिलकर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है, डेटा क्लोजर ऑन फ्रेमवर्क। तो क्या डेटा ये देगा? मान लो कोई फॉरेन अथॉरिटी है, कोई फॉरेन क्रिमिनल जस्टिस अथॉरिटी है, कोई आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई डेटा चाहिए उसे, क्रिमिनल का, अपराधी का, या कोई क्राइम किया है, उसका डेटा एक जगह इकट्ठा होगा डेटा डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क में। ये समझ लो एक रजिस्टर है, सारा डेटा होगा। तो इससे डेटा ले सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम को 1997 में बनाया गया था। जब इसका नाम अलग था जब बनाया गया था, लेकिन 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया और अब नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ये काम करती है ड्रग्स कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन, एक उसका ऑफिस की तरह काम करती है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम है, इसको इंप्लीमेंट करती है इसके साथ मिलके। और देखो, एक क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस है वियना में। ऑस्ट्रिया एक देश है। कहाँ पे है ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया यूरोप में है एक देश। ये देखो भाई साहब, ये यूरोप दिखाई दे रहा है आपको, ये यूरोप में। यहाँ पे देखो, ये इधर एक ऑस्ट्रिया नाम का कंट्री है जर्मनी के पास। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आपके पास एटलस होगा, मैप होगा, मैप में देख सकते हो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वहाँ पे यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है, वो काम करता है कि क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, और क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन बनाया हुआ एक डिपार्टमेंट। इसका मतलब जो भी गाइडलाइंस वगैरह वो ये इंप्लीमेंट करता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सूरत विंस अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सूरत गुजरात में एक सिटी है, शहर है, उसने अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेस्ट अवार्ड जीता है, बेस्ट पुरस्कार। कौन देता है इस पुरस्कार को? हमारी मिनिस्ट्री है, यूनाइटेड मतलब मिनिस्ट्री है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है इस अवार्ड को। और भी बहुत सारी सिटी हैं और कैटेगरी में अवार्ड जीता है। कोची ने देखो मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अवार्ड जीता है। नेक्स्ट दिल्ली ने जीता है नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेस्ट अवार्ड जीता है चांदनी चौक के लिए। चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया था दिल्ली में, अभी दोबारा से चांदनी चौक का जो एरिया है डेवलप किया है, रोड वगैरह बनाए, आसपास की बिल्डिंगें तोड़वा के वहाँ से अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया है, तो उसके लिए दिल्ली को मिला है। दिल्ली को देखो मेट्रो पैसेंजर के लिए भी मिला है, मेट्रो पैसेंजर सर्विस बेस्ट है दिल्ली में, और सेटिस्फेक्शन अवार्ड मिला है इसको बेस्ट पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। नागपुर को मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन विद मेट्रो रेल के लिए ये अवार्ड मिला नागपुर को। देखो, ये वैसे प्रीलिम्स के लिए बस इंपॉर्टेंट है, वैसे ऐसा डायरेक्टली तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मेंस में आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर सिटी के अंदर कंपटीशन प्रमोट करना है तो ऐसे अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री ने, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने अवार्ड दिया, तो एक दूसरी सिटी में कंपटीशन बढ़ जाता है। उस दूसरी सिटी के ये अधिकारी सोचते हैं कि हमारी सिटी को आगे अवार्ड मिले और हमारा नाम हो, तो इस तरह से कंपटीशन क्रिएट होता है, तो इसलिए अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा कोफर्स। मनरेगा एक स्कीम है, आपको पता है। कोफर्स का मतलब होता है खजाना, यानी कि जो उसकी तिजोरी बोल सकते हो आप। तिजोरी में जैसे सामान रखा करते थे या पैसा रखे करते थे पहले ज़माने में, आजकल भी होती है घरों में तिजोरी। तो मनरेगा की जो फंड है वो बचा नहीं है अब लोगों को देने के लिए। मनरेगा आपको पता है एक स्कीम है जो रोजगार देती है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को। तो इसमें लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं बचा है। ये हमारे प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि जो
मनरेगा का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस स्कीम के लिए फंड क्या है, हाफ वे में ही खत्म हो गया है। हाफ वे का मतलब फाइनेंशियल ईयर आधा ही हुआ है इस साल का और खत्म हो गया। देखो नॉर्मल ईयर तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चलता है, मतलब 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है एक साल। जो फाइनेंशियल ईयर है, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष या वित्तीय साल बोल लो, वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जैसे 2021 में 1 अप्रैल से लेके 2022 तक 31 मार्च तक चलेगा ये फाइनेंशियल ईयर। तो ये अभी तो भाई साहब मार्च से लेके अब तक आधा ही साल हुआ है, लगभग आधे साल में इसका पैसा खत्म हो गया है। इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, मतलब क्या क्या इससे इफेक्ट पड़ेंगे, प्रभाव पड़ेंगे। भाई साहब पैसा खत्म हो गया तो लोग जो काम करते हैं, मनरेगा के अंदर काम दिया जाता है, उनको वर्कर को सैलरी कहाँ से देंगे, तो सैलरी उनकी डिलेड हो रही है उसकी वजह से। नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि कुछ एक्टिविस्ट क्या बोल रहे हैं, कुछ एक्टिविस्ट बोलते हैं समाज सेवी, समाज सेवक जो होते हैं वो बोल रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंडेमिंग वर्कर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वर्कर जो कर्मचारी हैं उनकी निंदा कर रही है एक तरह से, और ये फोर्स्ड लेबर का एग्जाम्पल है। फोर्स लेबर क्यों, क्योंकि उनकी वेज पेमेंट डिले हो रही है, जो उन्हें सैलरी देनी थी, उनकी मजदूरी देनी थी, वो डिले हो रही है। डिले का मतलब लेट हो रही है, देरी से दी जाएगी उनकी, यानी कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रहा है। देखो वैसे ही कोविड-19 की वजह से भाई साहब लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, और इस टाइम में और नहीं पैसा दोगे तो उनकी पेमेंट डिले होगी। तो एक फोर्स लेबर का एग्जाम्पल है। फोर्स लेबर किस में आता है भाई साहब, देखो फोर्स लेबर आता है हमारे आर्टिकल नंबर 23 में, आपने पढ़ा होगा। ये फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिए हैं हमारे संविधान में। तो एक तरह से उसका भी उल्लंघन होगा अगर ये उनकी पेमेंट डिले होगी। तो सेंटर का रेस्पॉन्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्स मतलब रिप्लाई, जवाब, उत्तर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है भाई साहब देखो, ये स्टेट को अक्यूज किया है, स्टेट गवर्नमेंट पे आरोप लगाया है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, आर्टिफिशियली जानबूझकर डिमांड क्रिएट कर रही है वर्क की, ग्राउंड पे इतनी डिमांड है नहीं वर्क की, लेकिन डिमांड वो क्रिएट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है, इसकी वजह से पैसा फंड कम हो रहा है मनरेगा में। तो मनरेगा है क्या, देखो मनरेगा को हम सिर्फ 2-3 लाइन में यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका 5-10 मिनट का लेक्चर होगा भाई साहब। पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो पूरा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 1-2 साल छोड़ के पूछती रहती है यूपीएससी मेंस में तो इसके बारे में, और कोई क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछते हैं तो उसमें भी आपको लिखना होता है इसके बारे में 5-6 लाइन। तो मनरेगा स्कीम 2005 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी, लाई गई थी हमारे देश में राइट टू वर्क प्रोवाइड करने के लिए। ये राइट टू वर्क देखो हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार नहीं है हमारे संविधान में, ये दिया हुआ है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको ही इंप्लीमेंट करने के लिए ये लाया गया था कि सबको वर्क का, काम का अधिकार दिया जाए ताकि अपना जीवन यापन चला सकें। इसका जो टीनेंट है, सिद्धांत है, टीनेंट का मतलब प्रिंसिपल सिद्धांत ये है कि हर एक आदमी को, लगभग जो अनस्किल्ड है यानी कि जिसके पास कोई स्किल नहीं है रूरल एरियाज में, उसको कम से कम साल में 100 दिन का रोजगार दे गवर्नमेंट, लोकल एरियाज में लोकल गवर्नमेंट दे, यानी कि पंचायती राज सिस्टम जो रहता है गांव एरियाज में, सरपंच, ग्राम सभा और पंचायती इंस्टीट्यूशन मिलके ये आइडेंटिफाई करें और उनकी, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को उनको इन्हेंस किया जा सके, रोजगार देके, वेज इंप्लॉयमेंट देकर 100 डे का, कम से कम 100 डे का। और इसमें देखो सोशल ऑडिट मैंडेटरी होता है, सोशल ऑडिट होता है, वहीं के आदमी एग्जामिन करेंगे, ये देखेंगे कि काम सही से दिया जा रहा है और उनकी पेमेंट दी जा रही है नहीं दी जा रही टाइमली, ये देखेंगे, वो सोसाइटी वहाँ के लोग ही करेंगे। और काम देखो जैसे जिस गांव में रहते हैं उसके 5 किलोमीटर एरिया के अंदर अंदर दिया जाता है, ऐसा नहीं गांव है यहाँ पे और दे रहे हैं काम 20-30-50-60 किलोमीटर, तो वहाँ काम करने कौन जाएगा। और जो भी इच्छुक है वॉलंटरी बेसिस पे दिया जाता है, जबरदस्ती नहीं, जो भी काम करने के इच्छुक है वो उसे काम दिया जाता है, जबरदस्ती किसी को नहीं दिया जाता। और इसमें सिटीजन होना चाहिए, हमारे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसी को काम दिया जाता है, और 18 साल से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए तभी काम दिया जाता है। तो ये कुछ स्कीम डिटेल में आपको जाननी है तो वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कंजुगेट वैक्सीन। ये भाई साहब निमोनिया की वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लगाने के लिए और इसके अवेयर फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने ये अभी चलाई है, वैक्सीन को लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन चलाई है। जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशन वाइड एक्सपेंशन, ये वैक्सीन लगाई जाएगी न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कंजुगेट वैक्सीन, जो हमारे इंडिया ने चला रखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी का पार्ट है एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सभी बच्चों को इसमें बहुत सारी बीमारी हैं उनके लिए वैक्सीन लगाई जाती है, टीकाकरण किया जाता है ताकि उन्हें वो बीमारी आगे प्रभावित ना करे, इफेक्ट ना डाले। आज़ादी का अमृत महोत्सव देखो 75 साल पूरे हो गए हमारे आज़ादी को, उसके उपलक्ष्य में ये चलाया जा रहा है, हमारी आज़ादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं।
ये फर्स्ट टाइम होगा हमारी कंट्री में कि जो पीसीवी है, जो ये वैक्सीन है, इसका यूनिवर्सल यूज अवेलेबल होगा, मतलब सभी पूरे देश में सभी के लिए अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा। ये देखो, इसमें जो ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है निमोनिया, ये निमोकोकल डिसीज होती है जिसकी वजह से। तो निमोनिया क्या है, ये निमोकोकस से होती है, एक बैक्टीरिया भाई साहब जिसकी वजह से होती है, और ये अधिकतर बच्चों को होती है, चिल्ड्रन को। इसकी वजह से हर साल लगभग 16% डेथ हो जाती है बच्चों की, निमोनिया की वजह से होती है भाई साहब भारत में। और 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मतलब प्रभावित करता है निमोनिया, उनकी डेथ हो जाती है। निमोकोकल डिसीज है जो, ये देखो निमोकोकल बैक्टीरिया उसी के कारण होती है, और इसमें इलनेस होती है और इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में, जो फेफड़े होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, ये 1985 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ताकि जो बच्चों में और जो प्रेग्नेंट वुमन है, जो गर्भवती महिला हैं, गर्भवती महिला हैं, उनको जो उनमें डेथ हो जाती है, मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी यानी कि डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया था। इसके अंतर्गत 12 वैक्सीन प्रिवेंटल डिसीज, जो बीमारी है 12 बीमारी, उनके लिए वैक्सीन लगाई जाती है। इनमें से कुछ बीमारी देखो ये हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है ये वैक्सीन। जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म पे ही बहुत सारी वैक्सीन लगा दी जाती हैं, 12 वैक्सीन लगाई जाती हैं। ये ऐसी डिसीजन, अगर वैक्सीन लगा दी जाए तो आगे ये बीमारी नहीं होंगी। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की भाई साहब वैक्सीन जब बच्चा जन्म लेता है तो आजकल लगा दी जाती है, तो आगे किसी को टीबी नहीं होगा उस बच्चे को। नेक्स्ट है डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से। मीसल्स होता है खसरा होता है, मीसल्स हिंदी में खसरा बोलते हैं। रुबेला, जापानीज इंसेफेलिटीज एक बुखार होता है। रोटा वायरस, डायरिया, ये जो बीमारी है इनके लिए वैक्सीन लगा दी जाती है इस प्रोग्राम के अंदर। इसकी वजह से देखो एक ईयर में लगभग 65% ये लोगों को, मतलब बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है, उनको वैक्सीन लगाई जाती है। और पूरे वर्ल्ड का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है इंडिया का, ये जो वैक्सीन लगाई जाती है। ये नोट करके रखें, दिसंबर 2020 में इंडिया ने पहली फर्स्ट फुली इंडिजिनस डेवलप्ड निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बनाई थी। मतलब इंडिया की पहली, अपने देश में ही, इंडिजिनस का मतलब होता है जब कोई कंट्री अपने देश में कुछ डेवलप करता है, तो हमारे देश में ही बनाई थी ये निमोनिया की वैक्सीन, पहली वैक्सीन थी निमोनिया की, और इसका नाम है न्यूमोसिल। ये निमोनिया की वैक्सीन है। तो यही थे बस आज के टॉपिक।